नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवी क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे जुलाई 3rd वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और इसका भाग 2। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, तो आप इसे किसी भी भाषा में देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अगर आप इस पीपीटी का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारा पहला सवाल है कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ये किस दिन मनाया जाता है। देखिए, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे और इनके जन्म दिवस 18 जुलाई में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। ये दिवस सबसे पहले 2009 में मनाया गया था। 2009 से शुरू हुआ था और ये यूएन जनरल असेंबली द्वारा मनाना शुरू किया गया था। नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के और ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। इससे पहले ये 27 साल तक जेल में भी रहे थे और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि 1994 में पब्लिश हुई थी। बात करें करेंट प्रेसिडेंट की साउथ अफ्रीका के, तो वो है सिरिल रामाफोसा, जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ही संबंध रखते हैं। नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी जी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। इस इनका एक फेमस कोट भी है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं पूरी दुनिया को चेंज करने में। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सी टीम है जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था और इसमें स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त दी थी। बात करें इस मैच के एकमात्र गोल की, तो ये फेरान टोरेस द्वारा हिट किया गया था, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। इस मैच का जो वेन्यू है वो रहा था मेटलाइफ स्टेडियम, जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में है। 2027 का जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है वो ब्राजील द्वारा होस्ट किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2030 की बात करें तो ये 3 कॉन्टिनेंट और 6 देशों में खेला जाएगा। बात करें फीफा की, तो फीफा 1904 में 1904 में बना था और 1930 में पहला वर्ल्ड कप उरुग्वे में खेला गया था। यानी कि 2030 में 100 साल पूरे हो जाएंगे पहला वर्ल्ड कप खेलने के। और इसी उपलक्ष्य पर एक सेटेनरी सेलिब्रेशन होगा जिसके अंतर्गत 3 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच उरुग्वे, फिर अर्जेंटीना और पैराग्वे में। इसके अलावा बाकी के मैचेस मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन, यानी टोटल 6 कंट्रीज में खेले जाएंगे और 3 कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, 3 कॉन्टिनेंट में खेले जाएंगे। इसके अलावा 2034 का जो वर्ल्ड कप है वो सऊदी अरेबिया में खेला जाएगा। फीफा के जो चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है, वो है जियानी इन्फेंटिनो और ये 2016 से इस पद पर तैनात है। अगला अगली स्लाइड में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट जो प्राइज है वो किन्हें दिया गया था। गोल्डन बूट की बात करें तो ये काइलियन मबापे, जो कि फ्रेंच प्लेयर है, फ्रांस के प्लेयर है, इनको मिला था। इन्होंने 10 गोल, सबसे ज़्यादा गोल दागे थे। दूसरे नंबर पे थे लियोनल मेसी, जिन्होंने 8 गोल दागे थे। गोल्डन बॉल रॉड्री स्पेन को मिला था। गोल्डन ग्लव उनाई सिमोन, जो कि स्पेन के प्लेयर है, इन्हें मिला था। बेस्ट यंग प्लेयर पो क्यूबार्सी, जो कि स्पेन के प्लेयर है। फेयर प्ले अवार्ड नीदरलैंड को मिला था। मोस्ट टीम पासिस स्पेन को मिला था। मोस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय टीम, तो अर्जेंटीना ने 955 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करी थी। मोस्ट गोल अटेम्प्ट्स ऑन टारगेट, तो ये फ्रांस के थे 59। इसके अलावा फीफा की अगर हेडक्वार्टर की हम बात करें तो वो है जूरिच, स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी और इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया, तो ये किन 2 सिटीज़ के बीच में चलेगी। देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो जिंद स्टेशन गए थे हरियाणा में और यहीं से इन्होंने जिंद टू सोनीपत में चलने वाली जो इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, इसका उद्घाटन किया था। बात करें इस हाइड्रोजन ट्रेन की, तो ये हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो कि आलस्टॉम, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, इसने ये टेक्नोलॉजी विकसित की थी सबसे पहले। ये जो ट्रेन है वो फुल्ली इंडिजीनियस है और इसे मैन्युफैक्चर किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा। इसमें मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन ये है क्योंकि इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन है
और दुनिया की सबसे जो हाईएस्ट पैसेंजर कैपेसिटी है वो इस ट्रेन की है। हाइड्रोजन ट्रेन की जब हम बात करते हैं, इसमें 2600 आदमी जो है एक साथ सफ़र कर सकते हैं। ये जो ट्रेन है वो इस इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा जनरेट की जाती है, और ये वाटर वेपर यानी वाष्प और पानी एमिट करती है सिर्फ। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी, और सिरसा किन्नू यहाँ का हरियाणा का पहला फूड प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग दिया जाता है जीआई टैग एक्ट 1999 के तहत, और 2004 में दार्जिलिंग टी पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था। अगला सवाल है कि रिसेंटली रिपोर्ट्स आई है कि एक डेटा ब्रीच हुआ है कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो ये पावर प्लांट कहाँ स्थित है? देखिए, कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, और ये इंडिया ने रशिया की मदद से विकसित किया है। यहाँ पे रिसेंटली ये साइबर अटैक हुआ था जिसमें डेटा ब्रीच हुआ था, लेकिन बाद में सरकार ने कंफर्म किया था कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर नहीं हुआ है। बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, तो न्यूक्लियर एनर्जी फॉर सिविल यूज जब हम बात करते हैं तो ये इंडिया में 2 कंपनीज द्वारा जनरेट की जाती है, करवाई जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। एक है एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1987 में बनाई गई थी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंतर्गत, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और दूसरी कंपनी है भाविनी यानी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि 2003 में बनी थी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आता है डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बात करें फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कि इंडिया में बना था, तो वो था तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का 129th अमेंडमेंट बिल लेकर आएगी, और इसका उद्देश्य है लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन को सिंक्रोनाइज करना यानी एक साथ करवाना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है इंसर्ट किया जाएगा इस प्रावधान को लागू करने के लिए। तो आर्टिकल 82A जो है ऐड किया जाएगा ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाए जाए स्टेट असेंबलीज के और सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके अलावा आर्टिकल 83 और 172 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन से संबंधित हैं, इनको अमेंड किया जाएगा। जब भी फेडरल प्रोविजंस यानी ऐसे प्रोविजन जिसमें सेंटर या जिसमें जो है वो स्टेट के प्रोविजंस में भी बदलाव लाने होते हैं, तो ऐसे प्रोविजन के लिए 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर होती है दोनों हाउसेज में यानी लोकसभा में और राज्यसभा में। और और आधे से ज़्यादा स्टेट जो है इनका रेटिफिकेशन अनिवार्य होता है। तो ये क्योंकि एक फेडरल प्रोविजन को चेंज करने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो इसमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी अनिवार्य है। बात करें इस साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन भी कहा जाता है, इसके लिए जो हाई हाई लेवल कमेटी बनी थी उसका उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। और वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोविजन है वो 1952 से 1967 तक इंडिया में प्रचलित था। अगला सवाल है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली अनाउंस की है अपनी डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 से 2029 के लिए, और इसमें इन्होंने टारगेट की है इन्वेस्टमेंट लगभग 6 लाख करोड़ की, और लगभग 7.5 गीगावाट की स्टोरेज कैपेसिटी बनाने की। तो रिसेंटली ये जो पॉलिसी है ये गुजरात सरकार ने लागू की है। इस पॉलिसी की बात करें तो इसका नाम है विकसित भारत डेटा सेंटर पॉलिसी। विकसित भारत का जो टारगेट है नरेंद्र मोदी जी का वो है 2047। बात करें एआई एनेबल डेटा सेंटर की, तो इंडिया का पहला एआई एनेबल डेटा सेंटर जामनगर में बनाया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा, जिसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी, और रिसेंटली मेटा जो कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है इन्होंने इसमें हिस्सेदारी खरीदी है। तेलंगाना जो है इंडिया का पहला राज्य था जिसने डेटा सेंटर पॉलिसी 2016 में लाई थी, और तमिलनाडु सेकंड स्टेट बना था ऐसा करने वाला। गुजरात की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है धोलेरा गुजरात में, और ये 91,000 करोड़ से बन रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पीएसएमसी जो कि ताइवान की कंपनी है, इन दोनों
की इन्वेस्टमेंट से। ये 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और ये धोलेरा में बनेगा। इसके अलावा एक दूसरा प्लांट बनेगा माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जो कि एक यूएसए की कंपनी है। इनके द्वारा सानंद गुजरात में लगभग 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, इससे बनेगा। मोरेगांव आसाम में भी एक टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली का प्लांट बनेगा। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सा देश है जिसने प्रपोज किया है कि वो रशिया से जो ऑयल एंड नेचुरल गैस खरीदने वाले टॉप 5 बायर्स है, टॉप 5 देश है, उन पर 100% का टैरिफ लगाएगा। देखिए, रशिया से जो ऑयल एंड नेचुरल गैस खरीदने वाले देश है, इनमें नंबर 1 पे आता है चाइना, नंबर 2 पे है इंडिया। तो ये मोस्टली ये इंडिया और चाइना को टारगेट करने के लिए किया गया है। इसके अलावा हंगरी, स्लोवाकिया आदि कंट्रीज भी इसमें शामिल है। तो इन पे 100% का टैरिफ लगाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला सवाल है कि रिसेंटली इंडिया ने रिकॉर्ड किया है करंट अकाउंट सरप्लस कितने बिलियन डॉलर का अप्रैल और मई 2026 के बीच में। देखिए, करंट अकाउंट की बात जब हम करते हैं तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है और इंडिया जो इंपोर्ट करता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो या तो डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा। अगर इंडिया के एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट्स कम है, तो इसका मतलब कि इंडिया जो है वो सरप्लस में है। और अगर इंडिया के एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि इंडिया डेफिसिट में है। तो रिसेंटली क्योंकि इंडिया ने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है और ख़रीदा कम है, तो इसी की वजह से इंडिया को 2.8 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था। बात करें इसी अवधि में लास्ट ईयर 2025 में क्या हुआ था, तो इसी अवधि में लास्ट ईयर 2025 में इंडिया को 4.1 बिलियन डॉलर का डेफिसिट हुआ था। अगला सवाल है कि रिसेंटली इंडिया ने कमीशन किया है अपना डीपेस्ट जियोथर्मल वेल। देखिए, ये डीपेस्ट है, लगभग 1000 मीटर गहराई में है। और जो ये जियोथर्मल वेल है, ये लद्दाख की पूगा वैली में रिसेंटली कमीशन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में अप्रैल 2026 में लेह और कारगिल को कार्व आउट करके 5 नए जिले बनाए गए थे। ये 5 जिले हैं द्रास, नुब्रा, शाम, जांस्कर और चांगथांग। इसके अलावा लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है और हेमिस नेशनल पार्क पूरे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके अलावा लद्दाख में आर्टिकल 371 के तहत एक यूटी लेवल बॉडी बनेगी, जो इन 7 जो कि ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये इन सातों में अभी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनी है। आर्टिकल 371 के तहत जो यूटी बॉडी बनेगी वो इन 7 ऑटोनोमस हिल काउंसिल डिस्ट्रिक्ट्स को रेगुलेट करेगी। बात करें जियोथर्मल एनर्जी की, तो जियोथर्मल एनर्जी के अंतर्गत इंडिया का गोल है कि इसको एक मेजर पिलर बनाना है रिन्यूएबल एनर्जी में। और इंडिया का जो टारगेट है 2070 तक नेट ज़ीरो टारगेट अचीव करना, उसको प्राप्त करने में जियोथर्मल एनर्जी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगी। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जो नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025 लॉन्च की गई थी, उसके अंतर्गत थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करना भी इसका उद्देश्य है। अगला सवाल है कि रिसेंटली एक मेमोयर लिखा गया है प्रॉमिस मी अमेरिका। तो ये किस फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए द्वारा लिखा गया है और ये पब्लिश होगा नवंबर 2026 में। तो देखिए, यूएसए के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो 47 प्रेसिडेंट है, ये है डोनाल्ड ट्रंप। तो यूएसए के जो 46 प्रेसिडेंट थे, जो बाइडन, इन्होंने ये मेमोयर लिखा है प्रॉमिस मी अमेरिका। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए के जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो है मार्को रूबियो, और डिफेंस सेक्रेटरी, जिसे अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी कहा जाता है, वो है पीट हेग्सेथ। अगला सवाल है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ओडीआई और टी20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट्स को रिसेंटली रिवैम्प करा है, उसमें बहुत सारी चेंजेस करे हैं। तो देखिए, जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो भी चेंजेस है रूल्स में, रेगुलेशंस में, वो काम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल का, यानी आईसीसी का। तो इन्होंने रिसेंटली ओडीआई और टी20 वर्ल्ड कप के जो फॉर्मेट है उसमें काफ़ी सारे बदलाव ये लेके आया है। आईसीसी की जब हम बात करते हैं तो आईसीसी बना था 1909 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में।
इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है जय शाह, जो कि अमित शाह जी के सुपुत्र हैं। अगला सवाल है कि कौन सी कंपनी है जो कि 29th नवरत्न कंपनी बनी है इंडिया की। देखिए, नवरत्न जो है वो दूसरे नंबर पे स्टेटस आता है जो कंपनीज को दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। पहले नंबर पे आता है महारत्न और उसके तीसरे नंबर पे आता है मिनी रत्न कंपनीज। तो देखिए, रिसेंटली जो नवरत्न कंपनी बनी है वो बनी है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। बात करें इन तीन टाइप के कंपनीज की, तो महारत्न जो कंपनीज है वो सबसे बड़ी कंपनीज होती है और वर्तमान में जो महारत्न कंपनीज है वो 14 है। महारत्न कंपनी का देखो, एक इनको ऑटोनॉमी दी जाती है, इसीलिए ये फेमस होती है। इनको ऑटोनॉमी दी जाती है लगभग 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की, या 15% ऑफ नेटवर्थ जो इनकी होती है उसको वो इन्वेस्ट कर सकती है अपनी मर्जी से बिना सरकार की परमिशन लिए। नवरत्न के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए लगातार लास्ट 3 ईयर से, नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए और नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए लगातार 3 साल। इसके अलावा बात करें एग्जाम्पल्स की, तो ONGC, NTPC, IOCL, भेल, ये सब महारत्न कंपनीज है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है रिसेंटली 14वीं कंपनी बनी है 2024 में, जो कि महारत्न कंपनी बनी है। इसके अलावा नवरत्न कंपनीज जो है वो 29 हो गई है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनीज 55 हो गई है। मिनी रत्न कैटेगरी 2 कंपनीज 10 है। बात करें नवरत्न कंपनीज की, तो इनको 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की ऑटोनमी होती है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 को 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की और मिनी रत्न कैटेगरी 2 को 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की ऑटोनमी होती है। इसके अलावा बात करें ये सारी कंपनीज किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, तो ये की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने किस देश से 9 रिटायर्ड जैगवार फाइटर जेट खरीदे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रिटायर्ड जैगवार फाइटर्स का इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी। तो देखिए, 1970s में इंडिया ने जगुआर फाइटर जेट खरीदे थे यूनाइटेड किंगडम से। तो अब इन रिटायर्ड जगुआर फाइटर का फ़ायदा ये है कि इनमें जो स्पेयर पार्ट्स लगे होंगे, जो भी यूज़फुल चीज़ें होगी, वो इंडिया अपने जगुआर फाइटर्स के लिए यूज़ कर सकता है। इसीलिए यूनाइटेड किंगडम से ये 9 रिटायर्ड जगुआर फाइटर इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली खरीदे हैं। अगला सवाल है कि कौन सा देश है जो कि मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 को होस्ट करेगा। तो देखिए, पिच ब्लैक 2026 जो है वो ऑस्ट्रेलिया द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है एंथनी एल्बनीज, और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर विजिट भी किया था। ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड का इम्पोर्टेंट मेंबर है, और ये मालाबार एक्सरसाइज में भी इंडिया, जापान, यूएसए के और इंडिया के साथ शामिल होता है। इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया शामिल इसमें होते हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सा एडिशन है दिव्या कला मेला का जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये 31वां एडिशन है जो कि कोलकाता में हुआ था। दिव्य कला मेला जो है वो दिव्यांगजनों द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती है उनके लिए ये मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला सवाल है कि कौन सा डिजीज़ है जिसे एक नोटिफाइड डिजीज़ डिक्लेयर किया गया है जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी द्वारा। देखिए, जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है वो 5 अगस्त 2019 को ये बनी थी। बात करें इसने कौन सा रोग नोटिफाइड डिजीज़ डिक्लेयर किया है, तो ये लेप्रेसी है जिसको नोटिफाइड डिजीज़ डिक्लेयर किया गया है। ये आप यहाँ पे लेप्रेसी देख सकते हैं फोटोज़ में। ये जो लेप्रेसी का रोग है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई के द्वारा होता है, और नोटिफाइड डिजीज़ घोषित करने का उद्देश्य ये है कि इसकी जो सर्विलेंस है उसको स्ट्रेंथन करना, और इसका जो डायग्नोसिस है वो अर्ली फेज में करना। मतलब जब बहुत ज़्यादा रोग हो जाए उसके बाद नहीं, बल्कि पहले ही इस चीज़ का ध्यान रखना और पहले ही इसे ठीक कर देना। ये जो नोटिफाइड डिजीज़ है ये डिक्लेयर किया जाता है एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के अंतर्गत। लेप्रेसी जो है एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि हमारे स्किन को जो हमारा नर्व सिस्टम है, म्यूकोसा और
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा होता है या आइज़ के आसपास इन जगहों को प्रभावित करता है। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सी कंपनी है जो कि पहली कंपनी बनी है जिसने इन्वेस्टमेंट प्राप्त करी है इंडिया के सॉवरन स्पेस टेक फंड अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड से। तो रिसेंटली जो ध्रुवा स्पेस है ये कंपनी बनी है। इन्होंने फंडिंग प्राप्त करी है लगभग 60 करोड़ रुपए की। इंडिया का जो स्पेस के लिए एक टेक फंड बनाया गया है अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड उससे। देखिए ये जो अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड है ये 2025 में इंडिया ने शुरू किया था ताकि प्राइवेट सेक्टर को हेल्प आउट किया जा सके उनको अगर फंड्स की क्रंच होता है तो। और ये लगभग 1600 करोड़ का फंड है और इसमें पहली कंपनी 60 करोड़ का फंड एक्वायर करने वाली ये बनी है ध्रुवा स्पेस। ये जो फंड है वो सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि 1988 में बना था और 1992 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था सेबी एक्ट द्वारा। तो ये सेबी द्वारा बैक्ड है और ये इन स्पेस इस फंड को सपोर्ट कर रहा है। देखिए इन स्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो सेबी और इन स्पेस के सपोर्ट से ये एबीएफ से बना है। बात करें ध्रुवा स्पेस की तो ये हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक कंपनी है और ये 2012 में शुरू हुई थी। अगला सवाल है कि ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का जो कि ऑर्गेनाइज की जाएगी त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली में 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। तो इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो क्या है? तो देखिए और इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है मयूर। मयूर जो पीकॉक है इंडिया का उससे इंस्पायर है पीकॉक। ये पीकॉक से इंस्पायर्ड है इंडिया का जो नेशनल बर्ड है उससे। इसके अलावा बात करें अदर मैस्कॉट की तो इंडिया का जो पहला डिजिटल सेंसस शुरू हुआ है 2026 1 अप्रैल से ये शुरू हुआ है। तो इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो है प्रगति एवं विकास। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो रिसेंटली स्पेन ने जीता है अर्जेंटीना को हरा के, इसका मैस्कॉट 3 मैस्कॉट थे। पहला मैस्कॉट था क्लच द बाल्ड ईगल जो कि अमेरिका की तरफ से था, मैपल द म्यूज कनाडा की तरफ से और जयू द जगुआर मैक्सिको की तरफ से थे। अगला सवाल है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब किसी भी चीज को करने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए उसको हम एसओपी कहते हैं। तो ये है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जो है एक्सेसिबल बनाया जाए सभी समय पे, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पर बात लाइफ और लिबर्टी की होती है। तो ऐसी जो एसओपी है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा रिसेंटली लाई गई है। देखिए ये इसीलिए लाई गई थी क्योंकि रिसेंटली एक सीनियर एडवोकेट है जिनका नाम है श्री महारवीश रेन। इन्होंने एक पीआईएल फाइल करी थी और इसमें इन्होंने ये बताया था कि कोर्ट्स का काम है कि वो ह्यूमन राइट्स को लाइफ एंड लिबर्टी को बचाए। कुछ एक केसेस होते हैं जैसे कि क्रेडिबल रिपोर्ट्स होती है जब लेट नाइट अरेस्ट होते हैं। इसके अलावा सुबह सुबह कहीं पे डिमोलिशन कर देना, जैसे आपने सुना होगा जो बुलडोजर बुलडोजर से घर गिराए जाते हैं। इसके अलावा डिपोर्टेशन किसी दूसरे देश के लोगों को वापस भेज देना, एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो कि वीकेंड्स में लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल शनिवार की शाम को अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो संडे को बेल मिलना आसान नहीं होता है और समटाइम्स मंडे का भी वेट करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ केसेस में ये बताया है इन्होंने कि ऐसे केसेस में कोर्ट्स जो है वो क्लोज रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इस बात का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ध्यान रखा कि ये बात सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लाया गया है ताकि लाइफ एंड लिबर्टी के जो केसेस हैं, स्पेशली इन केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक एसओपी के तहत जो है वो सुनवाई कर सकता है 24 आवर्स किसी भी समय। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट है जिन्होंने डिसमिस किया है अपने डिफेंस चीफ मिखाइलो फेडरोव को, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे मतभेदों के कारण। तो रिसेंटली जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने अपने देश के जो डिफेंस चीफ है यानी डिफेंस मिनिस्टर आप बोल सकते हैं, इनको रिसेंटली डिसमिस किया है। इससे पहले इन्होंने यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं
उनको भी ये कहा था कि वो भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दें। हालांकि वो मतभेद उन दोनों के बीच में नहीं थे। यूक्रेन की जब हम बात करते हैं तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। अगला सवाल है कि रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स की एक मीटिंग हुई थी, तो जो कि बिम्स्टेक कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स हैं, तो ये किस प्लेस पे हुई थी? तो रिसेंटली ये जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में हुई थी और ये ऑर्गेनाइज की गई थी हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मिस्टर अजीत डोभाल साहब, इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। बिम्स्टेक की जब हम बात करते हैं तो बिम्स्टेक जो है वो 1997 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। काफ़ी लंबी फुल फॉर्म है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर की जब हम बात करते हैं तो ये ढाका बांग्लादेश में है। और इसके अलावा बिम्स्टेक जो है वो 30 साल अपने पूरे करेगा 2027 में, क्योंकि ये 1997 में बनी थी। ये आप यहाँ पे बिम्स्टेक कंट्रीज देख सकते हैं। इसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड और श्रीलंका इसमें शामिल है। अगला सवाल है कि रिसेंटली स्काई रूट एरोस्पेस ने इंडिया का पहला इंडिजीनियसली यानी खुद से बनाया हुआ, जो इंडिया में खुद से बना हुआ है और प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है, इसको स्पेस में भेजा है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो विक्रम वन है और ये काफ़ी समय से न्यूज़ में था। और ये स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी जो कि एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है, इन्होंने रिसेंटली एक अपना प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो भेजा है, विक्रम वन, इसको स्पेस में भेजा है। अगला सवाल है कि कौन सा स्टेट है जिसने अनाउंस करा है कि वो इंडिया का पहला गवर्नमेंट एआई यूनिवर्सिटी बनाएगा। देखिए, गवर्नमेंट एआई यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली बनेगी कर्नाटका में। इससे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट अफिलिएटेड नहीं है, ये इंडिया की पहली है और ये बनी है महाराष्ट्र में। कर्नाटका की जब हम बात करते हैं तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है, 18वें चीफ मिनिस्टर, वो बने हैं डी के शिव कुमार। बात करें इस यूनिवर्सिटी की, जो फर्स्ट गवर्नमेंट बैक एआई यूनिवर्सिटी बनेगी, इसका उद्देश्य है कि वर्ल्ड क्लास टैलेंट को बनाना, मॉडर्न रिसर्च को एक्सेलरेट करना और कॉपरेशन को इंक्रीज करना गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के बीच में। इसके अलावा एआई स्टार्टअप्स को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज को भी हेल्प करना। कर्नाटका की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु, जो कि इसरो का हेडक्वार्टर भी है। कर्नाटक जो है वो नंबर 1 रहा था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में, जो पहली बार पहली बार ऑर्गेनाइज किए गए थे और ये छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किए गए थे। कर्नाटका जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भी नंबर 1 है। अगला सवाल है कि कौन से यूटीज की भैरव यात्रा है जिसे ऑफिशियली इंक्लूड किया गया है इंडिया की लिस्ट ऑफ नेचुरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। देखिए, यहाँ पे दो लिस्ट होती है, एक इंडिया की नेशनल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है और दूसरी है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल ऐसा होता है जो अमूर्त होती है, यानी जिसे हम छू नहीं सकते हैं। तो रिसेंटली जो भैरव यात्रा है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, वो इसमें शामिल हुई है। इसके अलावा बात करें हम यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, तो इसमें टोटल 15 साइट्स शामिल थी और रिसेंटली इसमें 16वीं जो हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज, वो शामिल हुई है और वो है दीपावली का फेस्टिवल, जो कि 2025 के लिए शामिल हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2008 में पहली बार इसमें जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इंडिया में, तीन तीन जो चीज़ें हैं उनको ये जो अवार्ड है यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का, वो मिला था। इसमें जो ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग है 2008 में इसको मिला था। इसके अलावा कुटियट्टम, जो कि संस्कृत थिएटर है संस्कृत थिएटर है केरला का, इसको मिला था। और रामलीला, जो कि बहुत सारे राज्यों में इंडिया में मनाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि में, इन तीनों को 2008 में पहली बार यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। और यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन।
अगला सवाल है कि विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द थीम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किया गया था? तो देखिए, ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स द्वारा। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन से फॉर्मर इसरो के चेयरमैन हैं जिन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन किया गया है? एक इंडिया का स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिसेंटली ज्वाइन किया है एस सोमनाथ ने, जो कि 10th चेयरपर्सन थे इसरो के। वर्तमान में जो इसरो के चेयरपर्सन है वो है वी नारायणन। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो एक आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है, यानी आईआईटी मद्रास से जो बना हुआ स्टार्टअप है। और ये 2017 में स्टार्टअप बना था और इसको बनाया था श्रीनाथ रविचंद्रन ने। बात करें अग्निकुल कॉस्मोस की, तो इन्होंने फर्स्ट सब ऑर्बिटल टेस्ट मिशन लॉन्च किया था 2024 में। और इन्होंने दुनिया की पहली फर्स्ट फ्लाइट, जो कि विद अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन, वो लॉन्च की थी। इसके अलावा इंडिया का पहला सेमी क्रायो इंजन इन्होंने लॉन्च किया था, और इंडिया का फर्स्ट लॉन्च था जो कि प्राइवेट लॉन्च पैड से किया गया था श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा जो है अग्निबाण रॉकेट जो है इन्होंने 2024 में जब लॉन्च किया था पहली बार, इनका रॉकेट है अग्निबाण। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सा राज्य है जिसने रिपोर्ट की है हाईएस्ट साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स जनवरी से जून के महीने में 2026 में, और ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा रिलीज किया गया है। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। इसने लगभग 12.7 लाख कंप्लेंट ऐसी रजिस्टर की है। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। अगला सवाल है कि कौन सी आइटम है झारखंड की जिसे जीआई टैग मिला है रिसेंटली? तो देखिए, झारखंड की जो है वो 3 आइटम्स है। भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी, यानी ऑल ऑफ द अबव। इन सबको जीआई टैग रिसेंटली मिला है। आपको पता ही है जीआई टैग जो है जीआई टैग एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है, और 2004 में दार्जिलिंग टी पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था। अगला सवाल है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये न्यूज़ में थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली जो ब्रिटिश एरा का एक स्टेशन था, जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन, इसको इसका जो रिनोवेट किया था, इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे पूछा गया है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो कब लॉन्च की गई थी? तो देखिए, ये 2020 में लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत लगभग 1275 जो रेलवे स्टेशन है इंडिया में, उनको रेनोवेट करना था, मॉडर्नाइज करना था। अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली क्लियर किया है कि स्टेट गवर्नमेंट का एम्बिशियस नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क बनाने का एक प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में बनेगा। तो रिसेंटली ये जो प्रोजेक्ट है ये उत्तर प्रदेश सरकार का है, और ये नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क का प्रोजेक्ट है, और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिसेंटली क्लियर किया गया है। अगला सवाल है कि रिसेंटली वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस जो है शुरू हुई है, जो कि एक राइवल के रूप में देखी जा रही है अमेरिका के पैक्स सिलिका प्रोजेक्ट की। तो ये पूछा गया है कि ये कहाँ पर वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो देखिए, ये वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस जो है वो शंघाई में हुई थी, जो चाइना की सबसे बड़ी सिटी है। यहाँ पे आप पैक्स सिलिका देख सकते हैं। ये यूएसए द्वारा सिलिकॉन सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पार्टनरशिप शुरू की गई थी 2025 में, और अब इसी के राइवल में वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस चाइना ने भी शुरू की है। अगला सवाल है कि एंडी बर्नहैम, जो कि अगले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम के, इन्हें किस और टाइटल के से भी जाना जाता है? तो देखिए, जो एंडी बर्नहैम है वो रिप्लेस करेंगे कीर स्टारमर को, जो कि वर्तमान में यूके के प्रेसिडेंट है, लेकिन अब एंडी बर्नहैम बनेंगे। तो इनको किंग ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है। इन्हें किंग ऑफ द नॉर्थ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले मेयर थे मैनचेस्टर से, जो कि इंग्लैंड के नॉर्थ में है। तो और इसी कारण इन्हें किंग ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है। देखिए, जो ये एंडी बर्नहैम है ये लेबर पार्टी से ही संबंध रखते हैं, जिससे कीर स्टारमर भी संबंध रखते थे। तो पार्टी में कोई चेंजेस नहीं है, बस प्राइम मिनिस्टर में चेंजेस आए हैं, और इसकी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में। पिछले 10 सालों में यूके में लगभग 7 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं।
अगला सवाल है कि कौन सा इंडियन लीडर है जो कि मोल्डोवा, रोमानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया यानी यूरोपियन कंट्रीज में विजिट करेगा 19 जुलाई से। तो रिसेंटली जो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, ये इन 3 देशों को विजिट करेंगे। ये आप यूरोप का मैप देख सकते हैं। ये यहाँ पे है मोल्डोवा, जो कि यूक्रेन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। रोमानिया आप साथ में ही देख सकते हैं। और ये यहाँ पे मैसेडोनिया, और यहीं पे है नॉर्थ मैसेडोनिया। अगला सवाल है कि रिसेंटली मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है? देखिए, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई है। ये 62,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये 5 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा। इसका उद्देश्य यही है कि ये मैन्युफैक्चर करना मोबाइल फ़ोन्स को इंडिया में। गोल स्कीम का है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मेक इन इंडिया बढ़ेगा, और जो मोबाइल फ़ोन्स एक्स्ट्रा बनेंगे उनको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। आत्मनिर्भरता भी इससे बढ़ेगी। इसके अलावा एक ऐसी ही स्कीम पीएलआई स्कीम थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और ये 2020 में ही शुरू की गई थी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगला सवाल है कि सीएम हेली टूरिज्म स्कीम ये रिसेंटली किस राज्य में शुरू की गई है? तो देखिए, सीएम हेली टूरिज्म स्कीम जो है वो बिहार में शुरू की गई है ताकि टूरिज्म को बिहार में बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य है कि अफोर्डेबल एक्सेस यानी सस्ते सस्ते अ, और कम खर्च में लोगों को आसानी से टूरिस्ट प्लेसेस और रिलीजियस साइट में विजिट करवाना, ताकि उनका खर्चा ज़्यादा ना आए। इसके अलावा इसमें सब्सिडी दी जाती है और टिकट्स भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं। बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार की राजधानी है पटना, और सम्राट चौधरी यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। यहाँ पे एक विक्रमशिला सेतु था गंगा रिवर पर, जो रिसेंटली टूट गया था और इसकी काफ़ी न्यूज़ बनी थी। इसके अलावा यहाँ पे एक एकाश शिवलिंग है जो कि 33 फीट की हाइट का है और 210 टन इसका वेट है। ये मोनोलिथिक है, यानी सिंगल रॉक से ये बना हुआ शिवलिंग है। बात करें बिहार की, तो बिहार अपना जो फाउंडेशन डे है वो 22 मार्च को मनाता है। बिहार में कैमूर टाइगर रिजर्व है और ये कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है आफ्टर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे टोटल 2 टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है बिहार में हुए थे और महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 था। बिहार जो है वो पहला राज्य था जहाँ पे डिजिटल वोटिंग, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुरू करवा रहा है, तो डिजिटल वोटिंग ऑफ इंडिया में शुरू होने वाला जो पहला राज्य था वो था बिहार। बिहार में जो महात्मा गांधी है बापू, उनका एक ब्रॉन्ज स्टैचू भी बना है पटना में, और दरभंगा में बिहार में एम्स भी बना है। इसके अलावा जो कास्ट सेंसस है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये करवाने वाला बिहार पहला राज्य बना है। अगला सवाल है कि एक इंसुलिन ड्रग अवीकली, इसका नाम, ये एक इंसुलिन ड्रग है, इंसुलिन इकोडेक भी इसका नाम है, अवीकली। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है किस देश में? और इसे डेवलप किया गया है नोवो नॉर्डिक्स द्वारा, जो कि एक जर्मनी की कंपनी है। तो रिसेंटली देखिए, ये इंडिया में ये ड्रग लॉन्च किया गया है। अवीकली से आप ये समझ सकते हैं कि ये वीकली यानी हर हफ्ते में एक दिन लगेगा। इससे पहले ये होता था कि जो इंसुलिन के इंजेक्शन है वो 365 इंजेक्शन भी 365 दिनों में लगते थे, लेकिन अब ये जो इंजेक्शन है वो वीकली यानी 7 दिनों में एक बार लगेगा, और टोटल 52 इंजेक्शन जो है वो लगेंगे। तो ये रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ इंजेक्शंस को 365 से जस्ट 52। और ये दुनिया की पहली ऐसी इंसुलिन ड्रग है जो वीकली है। मतलब डेली बेसिस पे बहुत सारे हैं, लेकिन वीकली जो है दुनिया की पहली ऐसी है। और ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के से लड़ने में मदद करेगी। डायबिटीज़ देखिए एक क्रॉनिक कंडीशन है जहाँ पर हमारी बॉडी जो है शुगर को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाती है, ग्लूकोज को प्रोसेस नहीं कर पाती है एनर्जी के लिए, और इंसुलिन बनने से भी रुकती है, इंसुलिन बनने से भी रुकता है। और इसीलिए ये जो ड्रग दिया जाता है ताकि बॉडी में इंसुलिन बन सके और डायबिटीज़ ना हो। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य है जो कि लीगल स्टेटस देगा वुमेन फार्मर्स को थ्रू अ न्यू एक्ट? तो रिसेंटली महाराष्ट्र स्टेट ने ये घोषणा करी है कि वो महिला जो किसान हैं उनको लीगल स्टेटस देगी। इसके लिए जो एक्ट महाराष्ट्र द्वारा लाया जा रहा है वो है
महाराष्ट्र वुमेन फार्मर्स एम्पावरमेंट एक्ट 2026। देखिए महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट बनेगा और ये बदावन पोर्ट के पास बनेगा, कोरे बीच में। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिलीज किया है रिवाइज्ड ड्राफ्ट कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी यानी कैफे नॉर्म्स को लेके, और जो कि गवर्न करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी पैसेंजर व्हीकल्स की। तो देखिए पैसेंजर व्हीकल जैसे गाड़ी, बसेज और बाकी चीज़ों के लिए जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसके लिए ये कैफ़े नॉर्म्स लाए गए थे। इससे पहले कैफ़े 2 नॉर्म्स भी आए थे और अब ये कैफ़े 3 नॉर्म्स है, और ये रिसेंटली लाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा। अगला सवाल है कि रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 ये रिसेंटली लाई गई है, अप्रूव की गई है यूनियन कैबिनेट द्वारा। तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका जो उद्देश्य है वो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है यूरिया के प्रोडक्शन में। देखिए इंडिया जो है अपना लगभग 85% यूरिया जो है वो इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। तो यूरिया का उत्पादन इंडिया में हो सके इसीलिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यूरिया 2026 लाई गई है। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन से फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, इनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है रघुराम राजन जी, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एक की टास्क फोर्स में। किस इंस्टीट्यूशन की टास्क फोर्स है ये? तो देखिए जो यूएस फेडरल रिजर्व है इसकी एक टास्क फोर्स बनी है। इसमें शामिल हुए हैं आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन। अगला सवाल है कि वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जिस दिन पे रोम ट्रीटी साइन की गई थी, अडॉप्ट की गई थी, और रोम ट्रीटी अडॉप्ट करने का रिजल्ट ये हुआ था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? देखिए ये 1998 में रोम ट्रीटी सामने आई थी और ये 17 जुलाई 1998 में ये ट्रीटी बनी थी। इसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, जो कि नीदरलैंड्स की राजधानी है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी हैग में है, नीदरलैंड में। अगला सवाल है कि बैंक नेशनलाइजेशन डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बैंक नेशनलाइजेशन का मतलब है कि इस दिन बहुत सारे बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था। तो ये किया था 14 जुलाई 1969 को। इस दिन एक ऑर्डिनेंस लाया गया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा, और इस दिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल है कि रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न सिख म्यूजियम। तो ये किस शहर में मॉडर्न सिख म्यूजियम बनेगा? तो ये जो मॉडर्न सिख म्यूजियम है ये कुरुक्षेत्र में बनेगा, और इसका जो उद्देश्य बताया गया है वो है कि जो यूथ है उनको सिख गुरुज और उनकी टीचिंग से अवगत करवाना और उनको सिखिज्म के प्रति इंस्पायर करना इसका उद्देश्य है। अगला सवाल है कि रिसेंटली सर गारफील्ड सोवर्स इनकी 89 की एज में मृत्यु हुई है। तो ये किस स्पोर्ट से संबंध रखते थे? तो देखिए ये जो है वो क्रिकेट से संबंध रखते थे और ये क्रिकेट के बहुत ही फेमस प्लेयर थे। सर गारफील्ड सोवर जो है वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे और ये बारबाडोस देश से संबंध रखते थे। बात करें सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी की तो सर गारफील्ड सोवर्स की तो इनके नाम पर सबसे जो हाईएस्ट इंडिविजुअल मेल ऑनर है वो इनके नाम पर दिया जाता है, जिसका नाम है सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी, और ये रिसेंटली जसप्रीत बुमराह को 2025 में दी गई थी। बात करें हाईएस्ट फीमेल इंडिविजुअल ऑनर की तो ये राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी है, और ये इंग्लैंड की प्लेयर थी, इनके नाम पर ये दी जाती है। तो रिसेंटली इनका निधन हुआ था। ये एक ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन्हें कहा जाता है क्रिकेट की जब हम बात करते हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ यूनामा यानी यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान? ये यूएन सेक्रेटरी जनरल जो कि एंटोनियो गुटेरस हैं इनके द्वारा अपॉइंट की गई है। तो इनका जो नाम है वो है रबाब फातिमा। रबाब फातिमा जो है वो बांग्लादेश से संबंध रखती है और इन्हें अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान के चेयरपर्सन के रूप में। बात करें खलीलुर रहमान की तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो अगला सेशन होगा उसके
चेयरपर्सन बने हैं। तारिक रहमान जो है वो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के। अगला सवाल है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप 2026 तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बात करें हॉकी वर्ल्ड कप की तो ये मेल और फीमेल दोनों जो वर्ल्ड कप है वो एक साथ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। और ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज बेल्जियम और नीदरलैंड्स में। मैन टीम की अगर हम बात करें तो हरमनप्रीत सिंह जो है वो कैप्टनसी करेंगे इस टीम की। और वुमेन की टीम की बात करें तो सलीमा टेटे जो है वो कप्तानी करेंगे। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का हेडक्वार्टर जो है लोजेन स्विट्जरलैंड में है और ये 1924 में बॉडी बनी थी। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, एमसीक्यूज अच्छे लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।